बैरिस्टर गौर साहब, गुज़श्ता रात से खबरें चली हैं कि उमैर नियाज़ी साहब और शेर अफजल मरवत साहब से जो फोकल पर्सन उनको अपॉइंट किया गया था, क्या उनको वाकई वापस ले लिया गया उनसे जिम्मेदारियां, या फिर ये फेक न्यूज़ है? नहीं, वो हमने एडिशनल लोग बढ़ाए हैं, उनको निकाला तो नहीं है किसी को। नहीं सर, सोशल मीडिया सर वो सारी जो खबरें आती हैं ना, पहले से कि सच आ जाए तो वो सारी इतनी फैल चुकी होती है। मेरे पास भी वो खबर आई है, मैंने उसकी तस्दीक भी की है, और वो नहीं है सर। उमैर और ये भी कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया टीम उन्होंने बनाई है शेर अफजल मरवत साहब ने, वो भी उनको कहा गया कि उसको खत्म किया जाए, ये भी सदाकत नहीं कोई ऐसी मीटिंग में कोई लड़ाई भी हुई है शेर अफजल मरवत और कभी लड़ाई नहीं हुई, नथिंग, नेवर। पिछले दिनों तो नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई। देखो, अगर हम कोर कमेटी में, आपको मैं बताऊं, पीटीआई की कोर कमेटी वाहिद पार्टी है और वाहिद कोर कमेटी है जिसमें हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग बैठे हैं और सारे लोग अपने राय का खुल कर इजहार करते हैं और हर एक दूसरे के बराबर समझ करके इजहार करते हैं। ना अनलाइक द अदर पॉलिटिकल पार्टी जिसमें आप न पीपल्स पार्टी वाले में कुछ कह सकते हो, न नून वाले में कुछ कह सकते हो, न इवन फजलुर रहमान साहब वाली पार्टी में कुछ कह सकते हो। तो खुल करके बात करते हैं और जो पार्टी कंसेंसस से फैसला करती है उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, खान के मशवरे के साथ और उनके अप्रूवल के साथ। तो ये बीच में से अगर कोई आगे पीछे बात होती रहती तो हम वापस आ जाते हैं उसी वक्त। मरवत साहब की खबर में कोई सदाकत नहीं है? नहीं, मरवत साहब की खबर में बिल्कुल सदाकत नहीं है कि उससे कोई जिम्मेदारी किसी ने ली है। जो जिम्मेदारी जिसके पास जब थी वो वही जिम्मेदारी है और हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बैरिस्टर गौर साहब, जो जलसे के हवाले से डेट दी गई थी उसमें भी कुछ एक्सपेंडिचर? पहले हमने 23 मार्च का रखा था, फिर वो उस दिन की मुनासिबत से फिर हमने वो डेट चेंज कर ली। फिर 30 तारीख को हम करना चाह रहे थे पर हमें एनओसी नहीं मिला और 6 तारीख के लिए एनओसी मिला है। पर वो 27वां रमज़ान है, इस्लामाबाद में ज़्यादातर लोग भी नहीं होंगे और वो मजहबी उसकी वजह से शायद हमें आगे करना पड़ रहा है, तो इसलिए हम ईद के बाद करेंगे। और साथ ही साथ तहरीक के हवाले से बताएगा, असद कैसर साहब ने गुज़श्ता रोज़ों में कहा कि तहरीक शुरू करने वाले किन पार्टीज को लेकर चलेंगे और कौन लीड करेगा, लीड कौन करेगा? अलायंस देखिए, हम ऐसी अलायंस बना रहे हैं जिसमें वहदतुल मुस्लिमीन पार्टी भी होगी, अख्तर मेंगल साहब की पार्टी है, महमूद खान चकज़ई साहब की पार्टी है, जमात इस्लामी भी रात को कल आए थे, लियाकत बलोच साहब आए थे और हमारी मीटिंग हुई है, इनिशियल ड्राफ्ट सा बना है और हम सिर्फ और सिर्फ एक के लिए जा रहे हैं कि हमेशा के लिए इलेक्शन में धांधली ना हो और ये अवाम का मैंडेट है और अवाम के जिसको चाहे और पसंद करे और जिनको वोट दे दे उसमें इंटरफेरेंस किसी सूरत ना हो। और हम चाहते हैं अदलिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद और पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो विदाउट फेयर एंड फेवर आगे की तरफ। अलायंस जो बना रहे हैं तो वो धरना देंगे जैसे नहीं, धरने का कोई नहीं है। एहतिजाज जगह जगह हमारे जो जलसे होंगे वो होंगे और अवाम को साथ मिला के करना चाह रहे हैं और नेशनल इंटरेस्ट में करना चाह रहे हैं। देखिए, ये सबका डिमांड है कि आपके जो इलेक्शंस हो उसमें कभी रिगिंग ना हो, ये लाजिम है कि रिगिंग ना हो। अवाम किसी एक को वोट दे दे, कोई और आ जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए लार्जर इंटरेस्ट सबस्टेट। और बैरिस्टर साहब, क्या ये 2014 वाले धरने की तरह होगा या फिर इसका कोई नतीजा भी आप लोग निकाल के? देखो, इसमें धरना नहीं होगा, धरने का कोई फैसला नहीं हुआ। हम वो आन एनाब हम एहतजाज करेंगे, उसके लिए सारी पार्टीज जो है ना एक ही बैनर साथ चलेंगे। लेकिन 5 साल मुकम्मल करने देंगे आप लोग? देखिए, इनके पास मैंडेट ही नहीं है, 5 साल कैसे ये पूरे करेगी। हमारी तो ख्वाहिश है कि जो भी हुकूमत हो वो अपना मुद्दत पूरी करे, लेकिन ये हुकूमत तो हो, पब्लिक अवामी हुकूमत ही नहीं है। फजलुर रहमान साहब साथ नहीं होंगे? फजलुर रहमान साहब भी मोर लाइकली साथ ही होंगे, लेकिन वो तो आपके खिलाफ ही लड़े थे, तो वो किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? वो देखिए, वो हमारे खिलाफ लड़े केपीके में, वो हमें अगर बताते हैं कि किसी एक ही उसके पास एविडेंस अगर है कि किसी एक ही कंस्टिट्यूएंसी पे रिगिंग हुई है तो हम रेडी हैं, तैयार हैं, हम उनके लिए कॉल देते हैं, वो आके कर लें। तो अगर दफ़ा 144 फिर लग जाता है तो फिर आपको डेट दे के फिर उसके बाद, क्योंकि पहले भी ऐसे होता रहा है कि आपको डेट भी मिल जाती है। नहीं, इंशाल्लाह ताला हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे, पुरअमन हमारा एहतजाज होगा और पुरअमन जब एहतजाज करेंगे उन्हीं जगहों पे करेंगे जहाँ हमें इजाज़त मिलती है और पुरअमन करेंगे और जाएंगे और इजाज़त मांग के। बैरिस्टर साहब, मुफाहमत की सियासत करने का इरादा है या मुज़ाहमत की सियासत का इरादा है? देखिए, बात चीज़ें ऐसी होती है वो आप मुफाहमत की तरफ बढ़ के लेके जाते हैं और बात चीज़ें ऐसी है कि मुज़ाहमत के बगैर नहीं बनता। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे मैंडेट का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली उस पर मुज़ाहमत हम करेंगे, हम नहीं मानते उनके। लेकिन अदरवाइज़ हम देखो आगे किस तरह बढ़ रहे हैं। हमने इन मास रिजिग्नेशन पे नहीं गए, सिटन पे नहीं गए, बॉयकॉट पे नहीं गए और फिर भी पार्लियामेंट में बैठे, देखते हुए भी बैठे कि सामने वाला जो बैठा हुआ उनके पास मैंडेट नहीं है। और शहबाज शरीफ का अगर आप देखना चाहें तो शहबाज शरीफ की पहले दिन की आप निकाल लें, पहली दिन की हेयरिंग आप निकालें, जिस दिन ये वो कह रहा है कि मैं वज़ीर आज़म बनाऊं, नवाज शरीफ ने खड़े होकर उनको नहीं कहा कि मुबारक हो, जरदारी ने खड़े होकर इनको नहीं कहा कि आप मुबारक हो, तो नवाज शरीफ ने तो खड़े होकर एक लफ्ज़ नहीं बोला, अपना नाम तक नहीं बोला पार्लियामेंट में।
کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو دل سے وہ ہارا ہوا ہے نا, وہ کہہ رہا ہے میں کدھر آیا ہوں. اگر آپ وزیر اعظم کی سیٹ پہ پا کے بیٹھ جاتے تو آپ کو خوشی ہوگی, آپ کے پاس ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. آپ سب کا کہتے ہیں, آپ سب کا شکریہ, آپ سب کو ساتھ ملا کے چلوں گا اور میں ملک اور قوم کے لیے کچھ کروں گا, تو وہ کیوں نہیں کہہ سکا؟ اچھا پیپلز پارٹی نے آپ کے الائز بننے کی طرف اشارہ دیا. ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی ہماری طرف آتی تو ہم سوچیں گے آپ کے ساتھ چلنے کے. پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ یس. پیپلز پارٹی کسی اور کے ساتھ چلنے والی جماعت ہے, تو ہمارے ساتھ. اچھا بیرسٹر صاحب لاسٹلی بتائیے گا میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ ہمارا ہو سکتا ہے. 3 پارٹیوں کے ساتھ ہمارا الائنس نہیں ہوتا. اچھا پی ایم ایل این, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی, کیونکہ یہ ہماری سیٹ ہے. آپ کو میں بتاؤں, کراچی کی 22 سیٹس ہے, 22 سیٹ میں سے 3 سیٹیں یہ لوگ جیت چکے ہیں, باقی ہماری سیٹیں ہیں 15 اس کے پاس گئی ہیں, پی ایم کیو ایم کے پاس 4 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس گئی ہیں, حیدرآباد کی ہماری 2 سیٹیں ایم کیو ایم کے پاس گئی ہیں. تو یہ تو ہمارے پاس ای ٹو زی لکھا ہوا ہے, میرے پاس اس کے فارم 45 موجود ہے. آپ کو ایک دن میں دکھاتا ہوں. مصطفیٰ کمال سے پوچھا آپ کتنے ووٹ لے چکے ہیں, وہ تو 17,000 ووٹ لے چکا ہے. اور بیرسٹر صاحب سپرے کسی کے ساتھ 0 ملا کے, کسی کے ساتھ 1 ملا کے جتوائے گا. بیرسٹر صاحب لاسٹلی بتائیے گا کیا پریڈکٹ کریں گے موجودہ صورتحال میں, جس طریقے سے عدالتوں سے آپ کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں, خان صاحب عید گھر میں گزاریں گے یا پھر جیل میں گزاریں گے؟ اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں گزارے, لیکن دیکھو یہی ہم عدالت سے یہی درخواست کیے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے 14 گھنٹے ہیئرنگ ہوئی ہے, اور جج صاحب جو ہے نا وہ ایسے اس نے 14 گھنٹے ہیئرنگ کی ہے کہ اس میں 3 مرتبہ ہاسپٹل بھی گئے تھے, بلڈ پریشر کی وجہ سے 3 مرتبہ وہ ہاسپٹل بھی گئے تھے. تو ایسے ہی جلد سے ہمارا بھی فیصلے ہونے چاہیے اور انصاف میں دیر نہیں ہونے چاہیے, اور جس طریقے سے کیس ہوئے ہیں وہ سارے انلیگل تھے. انشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ پورا پاکستان جو ہے عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے وہ ان کے لیے دعا تو کرتے ہیں, لیکن لگتا کیا ہے کہ جو ہیئرنگ آپ دیکھ رہے ہیں ان سے کیا لگتا ہے دیکھو کہ قانون کی بالادستی پہ یقین کرتے, عدلیہ پہ ہمیں اعتماد ہے اور ان کا احترام بھی کرتے, اور قانونی کے مطابق اپنا گریونس ان کے سامنے رکھتے ہیں. عدلیہ جب ان کو دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ سارے کیسز ختم. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ ہے, سائفر ہے, یہ عزت والا کیس ہے, اس سے ہمیں ڈیمیجز ہوئی ہیں, یہ کیس نہیں ہونے چاہیے تھی, یہ غلطی ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے تو میں گرفتاری کے لیے بھی تیار ہوں گی. تو وہ تو ٹک گئے, وہ بالکل گرفتاری دے. فل کورٹ بھی بننے جا رہے ہیں. بہتر ہے یہی اس کا حل تھا. ججز کی جوڈیشری کا مسئلہ ہے, ججز نے لیٹر لکھا ہے, اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایونٹس ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. عدلیہ میں انٹرفیئرنس تو نہیں ہونی چاہیے, عدلیہ کو وداؤٹ فیئر اینڈ فیور فیصلے کرنے چاہیے. آزاد منش جج بیٹھے ہو, آزاد منش فیصلے کرے. اس کا تحفظ کرانا سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے, اور سپریم کورٹ اس آئینی ذمہ داری سے ہر صورت نبرازما ہوگی, ان کو کرنا چاہیے. یہ کے لیے لازم ہے, اور یہ بہتر ہوا کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا, اور جو بھی ڈائریکشن پاس کرے